हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 19। अभी तक हम 18 लेक्चर कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर बहुत ज़्यादा कंटेंट रिच हैं। इनको अगर आप देखते हैं तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी फील होगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेंगे। ये लेक्चर आपके आगामी एग्जाम जो भी यूके ट्रिपल एस सी कराता है, वीडियो पीडीओ पुलिस पटवारी और कनिष्ठ सहायक, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ आप इसे यूके पीएससी के लिए भी रेफरेंस में ले सकते हैं और यूके पीएससी के लिए मैंने लेक्चर सीरीज भी शुरू कर रखी है, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? प्रबंध चिंतामणि एक इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक संस्कृत की बुक है। तो ये इसके लेखक कौन थे? डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लेखक थे मेरुतुंगाचार्य। ये आपके जो मेरुतुंगाचार्य थे ये जैन थे, जैन साहित्य से संबंधित है, जैन साहित्य से संबंधित हैं। और प्रबंध चिंतामणि इन्होंने लिखी है किसमें? संस्कृत भाषा में। अच्छा, साथ ही अब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भवभूति इंपॉर्टेंट है। भवभूति के बारे में एक तो आपको ये पता होना चाहिए किसके शासनकाल में थे। यशोवर्मन, यशोवर्मन के दरबार में थे ये। और इनके द्वारा लिखी गई बुकें ये भी इम्पोर्टेंट हैं। भवभूति की एक तो आपको याद रखनी है क्या? मालती माधव, मालती माधव। और इनकी है उत्तर रामचरित, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव किसकी है? भवभूति की। जैसे उत्तर रामचरित है, इसी तरीके से रामपाल चरित है। रामपाल चरित किसकी है? संध्याकर नंदी की। रामपाल चरित ये भी आपको याद रखना है, किसकी है? संध्याकर नंदी की। और नयचंद्र सूरी की है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर काव्य, हम्मीर महाकाव्य किसकी है? नयचंद्र सूरी। ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके, एंशिएंट राइटर जिनकी साहित्यिक पुस्तकें, ये सारे के सारे संस्कृत राइटर हैं, यानी कि संस्कृत में उन्होंने बुक लिखी है। इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस। इसके राइटर कौन है बताइए? आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके आंसर कीजिए। मुद्रा राक्षस जो लिखी है किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन बना है, भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1885 में। उस समय जो वायसराय थे वो कौन था? डफरिन था उस समय वायसराय। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? AO ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, इन्होंने करी थी। ये पेशे से आपके राजनीतिज्ञ थे और ये एक तरीके से वो थे क्या बोल सकते हैं, सिविल सर्वेंट थे उस समय के। और पक्षी वैज्ञानी भी थे, शौकिया पक्षी वैज्ञानी भी थे, यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम का नाम याद रखना। इनकी मदद से ही क्या हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, अब स्थापना कब हुई थी इसकी डेट भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में तो हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें अब जो इसका पहला सेशन जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था या पहला अधिवेशन जो हुआ था, ये आपका कब हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, जिस दिन स्थापना हुई उस दिन हुआ। जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी? ये क्वेश्चन बनता है। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, जो 1885 में हुई थी। और इसका सेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सेशन जो आयोजित किया गया था बम्बई में किया गया था। बम्बई में कहाँ किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। गोकुलदास तेजपाल दास संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और जो इसका पहला सेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने प्रतिभाग करा था? ये भी क्वेश्चन बनता है। 72 लोगों ने इसमें प्रतिभाग करा था, 72 लोगों ने इसमें प्रतिभाग करा था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशन फटाफट से देख लेते हैं। सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने, दादा भाई नौरोजी जी ने करी थी दूसरे सेशन की अध्यक्षता। और एक कहाँ हुआ था? कलकत्ता में आयोजित किया गया था दूसरा सेशन। तीसरे सेशन की अध्यक्षता करी थी पहले मुस्लिम जो इसके अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ आयोजित हुआ था? आपका मद्रास में आयोजित किया गया था। तीसरे सेशन की अध्यक्षता करी थी
तीसरे सेशन की बदरुद्दीन तैयब जी होगी। चौथे सेशन की अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले। ये पहला अंग्रेज था जिसने इसकी अध्यक्षता करी थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना में तो सहयोग दिया था, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता कभी नहीं करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉर्ज यूले क्या थे? पहले इसके अंग्रेज जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दादा भाई नेहरू जी ने इसकी 3 बार अध्यक्षता करी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। कब कब करी थी? एक तो आपकी क्या होगी, सेकंड सेशन हुआ था इसका 1886 में, तब करी थी। तीसरा सेशन हुआ था, लगातार ही हुए थे, 1887 में। चौथा हुआ था 1888 में। ठीक है, ये सन भी याद रखिएगा। तो दादा भाई नेहरू जी ने एक बार 1886 में करी थी, दूसरी बार कब करी थी इन्होंने? 1893 में करी थी, और तीसरी बार करी थी इन्होंने 1906 में करी थी। और तीनों के तीनों कहाँ आयोजित किए गए थे? कलकत्ता में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और गांधी जी ने इसका एक ही बार करा था, बेलगांव जो में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार करती, बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इंपोर्टेंट बुक है। इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें या वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया के बारे में इसमें वर्णन किया गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके राइटर का नाम क्या है? ये तो अज्ञात है, मतलब अननोन है, अननोन राइटर हैं ये। इंडियन ओशियन में उस समय एक तरीके से नाविक की तरह आए थे, इन्होंने बहुत सारी जगह यहाँ विजिट करी। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया, कौन सी भाषा पूछा गया। अब देखो आपको कंफ्यूजन करनी है, इसके नाम से आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश में होगी, नहीं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं है, ये यूनानी भाषा, यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में ही आपको वर्णन मिलता है 24 बंदरगाहों का। कहाँ से कहाँ? भारत के 24 बंदरगाह। भारत के 24 बंदरगाह कैसे बोल रहा हूँ मैं? जो भारत था उस समय क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप था, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला पूरा इलाका आता था। तो इसमें सिंधु से लेके कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों की बात की गई, किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बुक और देख लेते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी है? नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी है ये बताइए। और ऐसे ही ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसने लिखी है? और ऐसे ही है आपकी हिस्टोरिका। 2 बुक हैं, एक नेचुरल हिस्टोरिका और हिस्टोरिका। ये 3 बुक इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए पॉज करके। नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है आपकी प्लिनी ने। प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका, और कौन सी भाषा में? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये है आपकी लैटिन भाषा में लिखी हुई बुक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी लिखी है आपकी टॉलेमी ने। टॉलेमी ने लिखी है, और ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और वाणिज्य के बारे में वर्णन किया गया। भारत के भूगोल और वाणिज्य के बारे में ज्योग्राफी में वर्णन किया गया। हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने, जिनको इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस ने क्या लिखी है? हिस्टोरिका बुक लिखी है। ठीक है, इस तरीके से ये इस क्वेश्चन में हमने ये चीजें डिस्कस करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसी का आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 में क्या लिखा गया है? वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। और साथ ही साथ एक अनुच्छेद और याद रखना, अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 में क्या है? वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्टें देता है, जो अपनी सिफारिशें देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में, समझते हैं थोड़ा सा। वित्त आयोग की जो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में बताइए आप, पहला वित्त आयोग कब बना था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला जो वित्त आयोग आपका बना था 1951 में बना था आपका पहला वित्त आयोग। इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? केसी नियोगी जी ने। ठीक है, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी चल रहा है आपका 16th वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया। और जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये आपका चलेगा 2026 से लेके 2031 तक। इससे पहले कौन सा था? 15वां वित्त आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट दी 2020 से लेके 2026 तक के लिए। 2020 से 2026 तक 15वां वित्त आयोग था। इसके कौन थे? NK सिंह थे। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया वित्त आयोग के बारे में। अच्छा, हुआ क्या था, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। जो 1951 में तो वित्त आयोग इस तरीके से चलता था। उससे पहले कैसे चलता था काम? तो एक याद रखिएगा आप, देशमुख अवार्ड।
देशमुख अवार्ड, आपने नाम सुना है नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा, देशमुख अवार्ड 1950 से लेके 52 तक जो वित्त आयोग की जगह काम कर रहा था वो देशमुख अवार्ड ने करा था। अब देशमुख अवार्ड क्या है, देशमुख एक बेसिकली नाम याद रखिएगा, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो हैं ये आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, और आरबीआई के अगर पहले गवर्नर की बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ये 1950 से 52 के बीच में वित्त मंत्री रहे थे। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, जो भी हमारा टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे कर जो होता है ना, कर संग्रह होता है, उसको विभिन्न राज्यों में और केंद्र के बीच में इस तरीके से बंटवारा करने का काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है। उसी तरीके से 1950 से 52 के बीच में वित्त आयोग की तरह जो काम करता था वो कौन करता था, देशमुख अवार्ड। 1950 से 52 तक सिर्फ 2 साल चला था ये, ठीक है। ये इसमें क्यों इसको देशमुख अवार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीडी देशमुख उस समय वित्त मंत्री थे और ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उस पर रोक लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। ये एक्ट किसके समय में लाया गया था, ये लिटन के समय में लाया गया था। लिटन जो है, लिटन ने लूटने का काम कर रहा था, ठीक है, इंडिया को बेसिकली। इसके आगे लॉर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे लॉर्ड लिटन लिखा जाता है लेकिन लॉर्ड लगाने लायक कुछ काम नहीं करा था, ठीक है। अच्छा, लिटन ने लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसी के समय में आया था। कब आया था ये, 1878 में, ये सन भी याद रखिएगा। अच्छा, लिटन का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी कुछ काम हुए थे इंपॉर्टेंट से। इसका टाइम पीरियड था 1876 से 1880 का। लिटन के टाइम पे और क्या क्या चीज़ हुए थे, एक अकाल आयोग का गठन भी हुआ था इसी समय, इंपॉर्टेंट है। अकाल आयोग का गठन हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो गया। ऐसे ही भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट भी आया था इसी के टाइम पे, लिटन के टाइम पे। फिर इसके बाद आया था रिपन। रिपन ने क्या करा था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था, यानी कि हटा दिया था। रिपन ने थोड़ा सा कुछ अच्छे काम करे थे इंडियंस के फेवर में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये लिटन के टाइम आया था कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। गदर पार्टी एक इम्पोर्टेंट पार्टी थी जिसने इंडिया की स्वतंत्रता में बहुत सारा योगदान दिए। तो गदर पार्टी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, ये कब बनी थी और कहाँ बनी थी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ये बनी थी आपकी 15 जुलाई, डेट ना भी याद रखिएगा तो सन याद रखिएगा, 15 जुलाई 1913 को। कहाँ किया गया था इसका गठन, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है आपका, यूएसए में पड़ता है, आज के यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, नाम भी इंपॉर्टेंट है इसमें, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे पहले, और लाला हरदयाल इसके महामंत्री बने थे पहले महामंत्री। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और इन्हीं के साथ रामचंद्र और बरकतुल्ला भी थे, रामचंद्र बरकतुल्ला, ये सब लोग भी शामिल थे गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या करती थी, गदर पार्टी ने 1913 में जब इसका गठन हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने एक अपना अखबार भी शुरू करा, गदर अखबार, जिसकी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लगा रखा है, गदर अखबार। और गदर अखबार इतना ज़बरदस्त अखबार था, ये क्या होता था, अच्छा, गदर शब्द जो है ना बेसिकली ये उर्दू शब्द है, उर्दू में इसका मतलब होता है क्रांति। तो इसीलिए गदर अखबार का जो पहला संस्करण आया था शुरू में, ये उर्दू में आया था। फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस पर थोड़ा सा स्क्रूटनी लगानी शुरू कर दी, तो इसको क्या करा गया, गुरुमुखी लिपि, फिर अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी में, अलग अलग लैंग्वेज में छापना शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले गदर अखबार उर्दू भाषा में छपता था, और इसके पहले अंक में सीधा स्टार्टिंग में लिखा जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। अंग्रेजों के जो भी काले कारनामे होते थे उनके बारे में इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था। और जो गदर पार्टी था, इसका जो मुख्यालय रहता था, इसका जो हेडक्वार्टर रहता था, वो रहता था आपका, इसकी स्थापना तो सैन फ्रांसिस्को में हुई, लेकिन ये युगांतर आश्रम में मिलते थे। युगांतर आश्रम भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। युगांतर आश्रम कहाँ है आपका, ये आपका कहाँ पड़ता था, कैलिफोर्निया में, यूएसए में ही कैलिफोर्निया है, वहाँ युगांतर आश्रम था। तो वहाँ ये मिलके बैठक करते थे, वहीं सारी ये चीज़ें काम करते थे। और गदर पार्टी से संबंध आपका एक कामागाटा मारू प्रकरण भी है, जो 1914 में हुआ था, जिसमें एक इंडियन शिप गया था कलकत्ता से वैंकूवर में, कनाडा में, तो वहाँ उसको उतरने नहीं दिया गया था, तो फिर पैसेंजर को वहाँ से वापस करके फिर इंडिया में आए, तो इंडिया में अंग्रेजों ने गोली चला दी, तो कामागाटू मारू प्रकरण चला था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। कामागाटा
मारू प्रकरण, ये याद रखिएगा कब हुआ था, 1914 में। ये भी गदर पार्टी से संबंधित है, इसके बारे में गदर अखबार ने छापा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन पैक्ट आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसके बारे में समझते हैं। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे, सबसे पहले तो ये समझते हैं। गोलमेज सम्मेलन और कुछ नहीं है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक राउंड टेबल होती थी, उसमें जाके अंग्रेज और जो भी भारतीय होते थे वो आपस में बैठ के वार्तालाप करते थे और पॉलिसीज के बारे में चर्चा करते थे। इस तरीके से था ये गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1930 में। अगला हुआ था अगले साल ही 1931 में। ये सितंबर अक्टूबर के टाइम में साल के लास्ट में बैठते थे गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा हुआ था 1932 में। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही हुआ था 1931 में। और इसकी डेट भी याद रखिएगा, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी जी क्या गए थे? लंदन गए थे, यानी कि ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में गए थे। और वहीं गांधी और इरविन क्या था उसमें वायसराय था, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। इसी समझौते को दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। कहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा दिल्ली समझौता, और ऑप्शन पे दे देगा 1931 1930, तो याद रखिएगा दिल्ली समझौता इसी गांधी इरविन समझौता है। इसमें कुछ मुद्दों पर गांधी जी ने अपने विचार रखे थे, कुछ मुद्दों पर मतलब इरविन ने रखे थे, तो दोनों में आपस में समझौता हुआ था इस तरीके से। और इसमें गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इसमें सिर्फ, ठीक है। और 1932 में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। और 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन होता, कांग्रेस ने क्या करा, इसका बहिष्कार करा, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? एक तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इंपोर्टेंट फिगर ये हैं, तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य क्या है? बेसिकली जो साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है उसी को संगम साहित्य बोला जाता है। संगम साहित्य के द्वारा हमें पांड्य, चोल और चेरों के बारे में, उनके उद्भव के बारे में, उनके शासन के बारे में पता चलता है। ये जो संगम साहित्य हैं ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये आपके बेसिकली तमिल भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। संगम साहित्य जो भी हैं सारे तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और 3 संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। कौन कौन से हुए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कहाँ हुए थे? ये क्वेश्चन बनता है। संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। तो पहला हुआ था आपका मदुरै में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और तीसरा भी कहाँ हुआ था आपका? मदुरै में हुआ था। और पहले संगम में जो देवता थे वो कौन थे? महर्षि अगस्त्य थे, इस तरीके से ये भी है। और साथ में जो ये संगम साहित्य ये कब से, कौन से टाइम पीरियड से कब तक है? ये आपका 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के लिखे गए थे, जो भी संगम साहित्य में जो भी इसमें हमने साहित्य लिखे हुए थे, यानी कि ये आपका कहाँ है? साउथ इंडिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? मुस्लिम लीग इम्पोर्टेंट फिगर थी, पॉलिटिकल पार्टी थी एक तरीके से। कांग्रेस के कुछ समय कांग्रेस के साथ थी, फिर अलग हो गई। फिर यही एक रीजन है जो इंडिया पाकिस्तान आज अलग है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ किसका? मुस्लिम लीग का भी है। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था ये कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया था ढाका में। और किसके तहत किया, किसके द्वारा किया गया था? ये इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह इसमें इंपॉर्टेंट फिगर थे, ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम लीग को गठन में योगदान दिया था। इसी के साथ क्या हुआ था? आगा खान उस समय जो लंदन में जाके मिले थे मुस्लिमों के लिए अलग से, आपका मुस्लिम को अलग से निर्वाचन के लिए, यानी कि सांप्रदायिकता का जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। आगा खान जाके लंदन में मिला था, वो जो वायसराय थे इंडिया में जो थे उनसे इस तरीके से बातें हुई थी, ये सब चीज़ें चली थी। ये उसी टाइम पीरियड का है। और इसका पहला अध्यक्ष भी कौन था? आगा खां, ये भी याद रखिएगा, इसलिए आगा खां के बारे में बता रहा हूँ मैं। पहला अध्यक्ष मुस्लिम लीग का कौन था? आगा खां था। और फिर इसका क्या हुआ था? 1908 में इसका लंदन में एक ब्रांच बनाई थी। वो किसने बनाई थी? सैयद समीर अली ने। 1908 में इसकी शाखा लंदन में भी खोली गई। और इस गठन कहाँ हुआ? इसका ढाका में, ठीक है। और इसका जो
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद अली जोहार ने, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये मैंने लगा रखा है। और ये मुस्लिम लीग की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी एक फोटो है, ढाका में 1906 में, ठीक है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें किसको? नवाब सलीमुल्लाह की हेल्प से हुआ था, और पहले अध्यक्ष कौन था? आगा खान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ये किसने कहा था? डायरेक्ट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसने कहा था? गोखले। गोखले बनना चाहता हूँ क्यों कहा था वो भी समझते हैं। तो ये कहा था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब गोखले बनना चाहता हूँ क्यों कहा था? क्योंकि गोखले जो थे एक तरीके से उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, जिनकी बातें बहुत सारे लोग मानते थे, एक अच्छे फिगर थे, इनके मतलब काफ़ी सम्मान करते थे। और जो ये गोखले थे ना, ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु भी थे, और साथ ही साथ किसके? महात्मा गांधी के, के गांधी के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले थे। इसलिए गोखले की तरह बनना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और इसलिए इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने आज का लेक्चर देखा। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी रिच कंटेंट को एक्सप्लोर करा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी लेक्चर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।